आज की क्लास में सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन क्लास का निर्धारण किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन की भी सुविधा प्रोवाइड की जाए। सो गाइस, सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ सेमेस्टर की आज सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल रिव्यू पढ़ा जाएगा। जनरली देखिए, हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते क्या हैं और क्यों पढ़ते हैं, इसको समझना है इस चैप्टर में। सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच की वह सब्जेक्ट है जिसमें मिट्टी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि मिट्टी में ही हमारा फाउंडेशन बनता है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारा मिट्टी में ही बनता है। ठीक है। अब मिट्टी को जनरली कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सुपर स्ट्रक्चर होता है, यानी पूरे स्ट्रक्चर का भार पहले नींव पर यानी फाउंडेशन पर जाता है। उसके बाद फाउंडेशन उस भार को, उस लोड को मिट्टी पर ट्रांसफ़र करता है। अगर मिट्टी का बेयरिंग कैपेसिटी कम हुआ तो स्ट्रक्चर की कोलैप्स की स्थिति आ जाती है। ठीक है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सॉइल ऐसा है कि ये तो कोई लैब में या फिर क्या कहते हैं, मैन मेड तो बनाया नहीं जा सकता आर्टिफिशियली कि हमें जिस हिसाब का चाहिए उस हिसाब की प्रॉपर्टी में हम उसको बना लेंगे। सॉइल क्या है, नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है। उसमें क्या होता है, हमें जैसा मिट्टी मिलेगा उसी को इम्प्रूव करना है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके भी जितने भी प्रॉपर्टी हमको चाहिए उस हिसाब से उस मिट्टी को ढालना होगा। इसलिए क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी में क्या क्या कंटामिनेंट हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा उनको किया जाएगा। ओके। तो देखिए, सबसे पहले है मृदा। मृदा में क्या है, सॉइल। मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ इसके उपयोग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समझा जाता है। मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ इसके उपयोग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समझा जाता है। जैसे एक भूवैज्ञानिक के लिए पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती हैं मृदा अथवा मिट्टी कहलाती है, जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती हैं। शेष पृथ्वी का कठोर भाग जो है चट्टान कहलाता है। साधारण बोलचाल में चट्टानों के विघटन व विच्छेदन से बने नरम भाग को मृदा या मिट्टी कहते हैं और जो कठोर भाग होगा वो चट्टान कहलाएगा। क्योंकि देखिए, जो चट्टानें हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उन्हीं का जो अपघटन, डिकम्पोजिशन होता है वेदरिंग के अनुसार, वेदरिंग के से उसी से मृदा बनती है। मृदा इंजीनियरिंग में मृदा का अर्थ काफ़ी विस्तृत रूप में लिया जाता है। मृदा यांत्रिकी अथवा भू तकनीकी में मृदा का अर्थ चट्टानों के विघटन व विच्छेदन से बने नरम भाग से है, जो भूमि सतह व चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे चट्टान, ये नीचे आपका चट्टान है, ऊपर जो है भूमि की परत है, तो बीच की जो पोर्शन होता है ये क्या हो जाएगी, सॉइल कहलाएगी। ओके। मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स। जो सॉइल मैकेनिक्स के फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, वो हैं आपका टरजागी। प्रसिद्ध इंजीनियर कहाँ हैं, टरजागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो प्रसिद्ध इंजीनियर टरजागी के अनुसार यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसादों तथा अन्य संघनित जमावों, जिनमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के अभियांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यानी बात वही है ना कि इसमें जो भी हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके भौतिक और फिजिकल एंड केमिकल जो भी इफेक्ट होंगे, जो भी कंटेंट होंगे, अगर भौतिक प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक प्रॉपर्टी कम है, उसके हिसाब से नहीं है जितना हमें चाहिए, तो उनमें क्या उन समस्याओं को दूर करने के लिए, समाधान लाने के लिए हमें अभियांत्रिकी सिद्धांतों का, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं,
सॉयल मैकेनिक्स। विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों में उसकी नींव निर्माण में मुख्य समस्या मृदा प्रकृति के कारण आती है। ये पहला कंडीशन क्या था कि जो भी विभिन्न प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उनका निर्माण कार्य जब भी स्टार्टिंग होगा, पहले फाउंडेशन बनेगा, तो फाउंडेशन बनाते समय ही सबसे पहली समस्या आती है मृदा की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सॉइल। अगर नेचर ऑफ सॉइल सही नहीं है तो हमारा फाउंडेशन ही गड़बड़ बनेगा। जब फाउंडेशन गड़बड़ बनेगा तो सुपर स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे वो हमारे कितने भी मजबूत या कितने भी स्ट्रेंथ वाले क्यों न बन जाएं, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी हमारी बिल्डिंग में जब तक फाउंडेशन में या फिर मिट्टी की क्वालिटी सही नहीं होगी। तो मिट्टी की क्वालिटी के लिए हम लोग उससे पहले पढ़ते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। संरचना के सबसे निम्न भाग जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है और समस्त संरचना के भार को मृदा पर ट्रांसफर करता है, फाउंडेशन नींव कहलाता है। ठीक है, यानी संरचना के सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है और भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, ये क्या कहलाता है? फाउंडेशन। और फाउंडेशन का वर्क क्या होता है कि मृदा जितने भी लोड आता है, जितना भी लोड या भार आएगा उस पर वो सीधा ट्रांसफ़र कर देगा सॉइल को। ये नींव का कार्य होता है, फाउंडेशन का कार्य होता है। नींव अपने ऊपर आ रहे संरचना के भार को नीचे और मृदानी सब सॉइल पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है। साथ ही साथ संरचना को एक अच्छा मजबूत आधार प्रदान करती है जिसके ऊपर संपूर्ण संरचना स्थित रहती है। ओके, यानी आपका क्या है, लोड ट्रांसफ़र तो करने के साथ साथ क्या करती है, एक मजबूत बेस प्रदान करती है जिसके ऊपर संरचना पूरा टिकी रहती है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, ये आपका ब्रिक वॉल है। ठीक है, ये ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल के बाद आया यहाँ पे प्लिंथ लेवल के बाद आया आपका ग्राउंड लेवल के नीचे फाउंडेशन का आपका है फुटिंग है, नीचे फिर क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। अब जब लोड आएगा तो लोड का जो मैकेनिज़्म है, देखिए लोड जब आएगा तो प्लिंथ से फिर वो ट्रायंगल शेप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर के पूरा ये डॉटेड लाइन जो है, इस डॉटेड लाइन में ये जितनी भी इससे कांटेक्ट में सॉइल रहेगी, मिट्टी रहेगी, इसी के ऊपर पूरा का पूरा लोड ट्रांसफ़र होगा। इन फाउंडेशन के द्वारा इस सुपर स्ट्रक्चर का लोड यहाँ पर आने के बाद इतने क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पूरा का पूरा लोड यहाँ पे जो भी मिट्टी होंगी और मृदा सब सॉइल, उसमें क्या होगा, लोड ट्रांसफ़र होगा। अगर ये मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी यानी धारण क्षमता अगर सही है, ठीक है, यानी जो लोड आ रहा है लोड से अधिक है अगर बियरिंग कैपेसिटी, तो हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ खड़ा रहेगा। अदरवाइज अगर बियरिंग कैपेसिटी कम है तो यहाँ पे क्या होगा, कोलैप्स की स्थिति आएगी, ये धंसना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धंसना स्टार्ट हो जाएगा तो बिल्डिंग का अगर एक सिरा धंसा इंक्लाइंड हो गया तो बिल्डिंग में सारे क्रैक्स, कई प्रकार के क्या कहते हैं, सियर आ जाएंगे ना, तो कोलैप्स होने की स्थिति आ जाएगी। अब देखिए इसका पार्ट क्या है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। जो भी प्लिंथ के ऊपर का पार्ट होता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये प्लिंथ है, ये ग्राउंड लेवल है, इतनी हाइट को प्लिंथ हाइट बोलते हैं। और ग्राउंड के नीचे जो चीज़ बनती है यानी फाउंडेशन, उसको हम लोग लेते हैं सब स्ट्रक्चर में। ऊपर होता है सुपर स्ट्रक्चर, फिर प्लिंथ हाइट, उसके नीचे सब स्ट्रक्चर। अब दिया है यहाँ पे नींव संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। नींव पर ही संपूर्ण संरचना का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी एवं उसका जीवन काल लाइफ निर्भर करता है। अगर नींव सही है, नींव की लाइफ ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर की भी लाइफ ज़्यादा होगी। और अगर नींव की ही लाइफ जो है कमज़ोर है, लाइफ कम है, तो स्ट्रक्चर की जनरली सी कम हो जाएगी। और नींव अगर हमारा मजबूत है, बेस नींव का मजबूत है, तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नींव का विकल्पन या डिजाइन, नींव के प्रकार, नींव पर आरोपित भार, चल भार यानी लाइव लोड जो बदलते रहते हैं, अचल भार डेड लोड जो फिक्स होता है, ये डेड लोड होता है जो ये स्ट्रक्चर के भार को ही अचल भार डेड लोड कहते हैं। विंड लोड वायु भार तथा मृदा के किस्म पर निर्भर करता है। जो नींव का हमें डिजाइन करना होगा वो इन बातों पर निर्भर करेगा कि नींव का प्रकार हमें किस प्रकार रखना है, जो नींव पर भार आ रहा है वो कैसा भार है, उस पर लाइव लोड कितना आएगा,
डेड लोड उसका कितना होगा, उसके जिस मटेरियल का बनेगा उसका डेड लोड कितना होगा, उस क्षेत्र में विंड लोड कितना आता है, और वहाँ की जो मृदा है, जिस स्थान पर हमारा स्ट्रक्चर बनना है, यानी साइट पर की जो मिट्टी है वो कौन से क्वालिटी की मिट्टी, इस पर भी निर्भर करता है कि न्यू का डिज़ाइन कैसा किया जाए। मृदा की धारण क्षमता पर डिपेंड करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सॉइल है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना भार वह सह सकती है। ओके, तो इतनी बातों पे ध्यान देंगे। संरचना के भार तथा अमृदा के धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए न्यू मुख्य 2 वर्गों में विभाजित की गई है। लोड और मृदा के धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए 2 भागों में बांटे गए हैं। एक होती है उथली नींव सैलो फाउंडेशन, एक होती है गहरी नींव डीप फाउंडेशन। जहाँ पे हमें कम भार के लिए बनाना है, वहाँ पर हम लोग सैलो फाउंडेशन बनाएंगे, और जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर बनना है वहाँ पर गहरी नींव बनाएंगे, डीप फाउंडेशन। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि उथली नींव है कि गहरी नींव है। उथली नींव है जब नींव की गहराई और नींव की चौड़ाई दोनों बराबर हों, यानी यहाँ पर बी और डी दोनों इक्वल होंगे, तो वहाँ बोलेंगे हम लोग सैलो फाउंडेशन है। इस टाइप में कौन कौन सा आती है, फैलाव नींव, ग्रिलेज नींव और उल्टी डाट नींव। ये जो नींव हैं ये आपकी सैलो फाउंडेशन के बीच अंतर्गत आती हैं। डीप फाउंडेशन जब नींव की गहराई नींव की चौड़ाई से अधिक रखी जाती है, यानी डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, तो वहाँ पर डीप फाउंडेशन उसको पहचानेंगे कि ये डेप्थ फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है। ऐसे में पाइप फाउंडेशन, कूप नींव और भी कुछ हैं एक्सेट्रा। तो डीप फाउंडेशन वहाँ यूज किया जाएगा जहाँ पर हैवी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ओवरफ्लाई हो गया, ठीक है, ओवर ब्रिज हो गया, ग्रेटर देन 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी से अधिक की बिल्डिंग है तो वहाँ भी डीप फाउंडेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और भी जितने भी हैवी स्ट्रक्चर्स वाले लोड बनेंगे, वहाँ स्ट्रक्चर बनेंगे हैवी लोड के स्ट्रक्चर, वहाँ पे डीप फाउंडेशन बनाया जाएगा। और उथली नींव जो है आपका कम हैवी लो लोड के लिए, लो लोड स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाएगा, जो कम भार के लिए हो और जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, वहाँ पे उथली नींव का यूज़ किया जाता है। उसके आगे फिर सॉइल मैकेनिक्स में ये आपका न्यू फाउंडेशन पढ़ें। अब अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।